में आके उससे शादी कर ले। क्या कह रहे हो अब्बा? साईं शादी करेगा, वो भी दूसरी? अरे वो तो रईस है रईस। आजकल तो गरीब आदमी दो शादी करते हैं। एक प्लॉट की तो बात है, वो भी पैसों में मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। बात ये है नवाब साहब कि ये प्लॉट आपको भी बहुत पसंद है और मेरी एक दोस्त को भी बहुत अच्छा लगता है। सही में तो एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ। मजबूर तो तुम हो, गरीब नहीं। तुम तो अमीर से अमीर तरीन लड़की हो। नवाब साहब के साथ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है ना? हाँ, मेरी कज़न है उनके घर में। ओह, अब समझा कि वो आपके ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं भाई। अगर मेरी जगह तू होती तो मिट्टी मैं भी चुप रहती, क्योंकि बाबा तब भी कुछ नहीं करता। मिट्टी तो चुप क्यों हो गई है? अपनी बेबसी पर चुप ना हो तो और क्या करूं मखना? मैं भी बेबस हूँ मिट्टी, तेरी तरह मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर मिट्टी रोने का कोई फायदा नहीं है। रोना ही तो रह गया है मेरी जिंदगी में। आंसू कोई मसले का हल नहीं होते हैं। आंसू मसले का हल नहीं है ना, तो तू भी नहीं है मखना। अब मैं क्या करूं इन जालिमों का? मिट्टी, तू अपने अल्लाह से दुआ मांग कि वो तेरी मदद करे, तुझ पर रहम करे। अल्लाह साईं ही तो आसरा है हम गरीबों का, पर इस वक्त तो वो भी नहीं सुन रहा। मिट्टी सुनेगा, अल्लाह तेरी सुनेगा। मैं भी घर जाके नमाज पढ़ती हूँ कि अल्लाह तेरी मदद करे। क्या पता अल्लाह मेरी ही सुन ले। वो मखना, अब इसको रोटी खिलाई है कि नहीं? आधा रमजान, मिट्टी को बहुत बुखार हो रहा है, उसने रोटी नहीं खाई। बुखार हुआ है तो मैं क्या करूं? छोरी को बुखार वगैरह नहीं हुआ है, ये ताल कर रही है। बड़ा ड्रामा है ये छोरी। आधा रमजान, तुम तो ऐसा मत बोलो। जो सच्ची बात है वो तो बोलूंगा ना। तुम भी गरीब हो, कम से कम तुम तो गरीबों का ख्याल करो। अब जाओ घर, आइयो मुझे सबक पढ़ाने। अदा मैं तो जा रही हूँ, तुम मिट्टी को कोई दवाई ला दो। मैं कौन सा डॉक्टर हूँ जो इसको दवाई दूं? फिर भी कोई गोली, कोई दवाई तो ला दो। अच्छा, तुम घर जाओ और रब्बुल कमदार को बोलो, वो ही दवाई ला कर देगा छोरी को। अदा मैं चाहती हूँ, भेजती हूँ। मुझे भी साथ ले चल। खैर, ये तो वक्त वक्त की बात है। हेलो नवाब साहब। ये वसीम साहब, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी ताखीर हो गई, दरअसल किसी काम में फंस गया था। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। और वैसे भी नवाब कासिम अली खान अपने मेहमानों और अपनी दोस्तों के लिए बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरना जानता है। आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। जानता हूँ कि आप दोस्ती में बहुत आगे तक जाते हैं और उससे आखिर तक निभाना भी जानते हैं। आज देर हो गई आपको, कहीं रुक गए थे? प्रोग्राम था। ओह, आई एम सॉरी नौरीन, मैं इंतजार नहीं कर सका, सीधा अंदर ही आ गया। कैसी हो तुम? सर जी, मोहब्बत और दोस्ती में ये नहीं देखा जाता कि किसने क्या किया। जब ये हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं तो मोहब्बत कारोबार बन जाती है। मेरे लिए काफ़ी है कि मेरी एक कॉल पर आप यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बैठो ना, मैं नवाब साहब से 2 मिनट में जरूरी बात करूँ। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं गुलामों और गार्ड्स के साथ बात करना पसंद नहीं करता। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं आपकी हवेली का गार्ड नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं
खानदानी रिवायात और वफादारी भूल गए। तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना लाशें वर्षा को भी नहीं मिलेंगी। ये शहर है नवाब साहब, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके? दोबारा नवाब कासिम अली खान के सामने आने की जुर्रत मत करना, जमीन में गाड़ दूंगा। जाओ। लेट्स गो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी नमाज को कबूल फरमा और इस नमाज के सदके मिट्टी को इस मुसीबत से निकाल दे, वरना मिट्टी रो रो के मर जाएगी। इनकी बख्शिश कर और जिसने जुल्म किया है उनको भी सीधा रास्ता दिखा। मेरे मौला, आपके अलावा तो कोई नहीं है जिसके दरवाजे और चौखट पर हम भीख मांगे। मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा, मिट्टी को कैद से रिहाई दिला दे। मेरे मौला, मेरे मौला। आज तुम्हारी दुआ कुछ लंबी नहीं हो गई? क्या मांग रही थी रब से? अरे मारवी, मैं अल्लाह से क्या मांगूंगी? अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। बस अल्लाह को हमेशा याद रखना चाहिए। सब कुछ दे दिया है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है वो तो हम मांग सकते हैं ना। जैसे सस्सी ने पुन्नू के लिए दुआ मांगी थी, शीरी ने फरहाद के लिए, लैला ने मजनू के लिए, और बस बस मारवी, ऐसी फालतू बातें अल्लाह से नहीं करते हैं। अरे पागल, ये फालतू बातें नहीं है, ये प्यार की बातें, प्यार की, और प्यार की बातें कभी भी फालतू नहीं होती। पता नहीं मारवी, आजकल तुम्हें क्या हो गया है, क्या क्या सोचती रहती हो? अब मैं बच्ची नहीं रही ना, बड़ी हो गई हूँ। सोचना पड़ता है सबके लिए, अपने लिए, तुम्हारे लिए, घर के लिए और सबके लिए। ठीक है, तुम यहाँ बैठकर सोचो, मैं जरा घर के काम कर लूँ। तय करूंगा ये अंधेरा मैं अकेला कैसे, तय करूंगा ये अंधेरा मैं अकेला कैसे, मेरे हमराह चलेगा मेरा साया कैसे, तय करूंगा ये अंधेरा मैं अकेला कैसे। मेरी आँखों की चकाचौंध बता सकती है मेरी। हेलो जी, जीशान बोल रहा हूँ। जी सर, वो मैं ज़रा शहर से बाहर हूँ। नहीं सर, अगवा शुदगान को मैं भूलूंगा तो और कौन याद रखेगा सर। पर सर ये मेरा एरिया नहीं, नवाब कासिम का इलाका है। जी, नवाब कासिम मेरे दूर के रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन सर मैं अपनी जिम्मेदारी को रिश्तेदारी से ज्यादा तरजीह देता हूं। क्या सर, तबादला किया जा रहा है मेरा?
ठीक है सर, मैं कल पहुंच जाऊंगा और जो हुक्म होगा वो बजा दूंगा सर। ओके सर। क्या बात है डीपीओ साहब, इतनी खुशनुमा महफिल और आप इतने मुस्तरब। जुनेद साहब, आप जानते हैं कि हमारी नौकरी तलवार की नोक पर होती है। क्यों, क्या हुआ? वही आपके कजन के किसान वाला मसला। पता नहीं ये किसान कहाँ गायब हो गए, कहीं छुप गए हैं, अगवा किए गए हैं। एक तरफ से ये मीडिया वालों ने जीना हराम कर रखा है, दूसरी जानिब से अखबारात, और तीसरी जानिब से एनजीओ वालों के रोज रोज के मुजाहरे, जैसे जैसे हमने अगवा किया उन्हें। किसानों की अगवा पे इतना हंगामा। जुनेद साहब, किसान भी इंसान होते हैं, जानवर नहीं। और फिर यहां तो जानवरों को भी तलाश किया जाता है, ये तो फिर ढूंढे, किसने मना किया है? इतना आसान नहीं है जुनेद साहब। ये नवाब कासिम और नवाब अलादाद का इलाका है। इस काम में आपको हमारी मदद करनी है। हाँ, तो यूं कहो ना। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, ये अगवा शुदगान ज्यादा दिन छुप नहीं सकेंगे, पता चल ही जाएगा, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें आके बता दूंगा। थैंक यू जी साहब, सो काइंड ऑफ यू। नवाब साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो आईने का एक रुख है जो आपकी आंखों से ओझल है, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो इसी आईने का दूसरा रुख है। ज़ारा साहिबा, आप तस्वीर का जो दूसरा रुख पेश कर रही हैं, मुझे ये बताइए कि राहिब के घर वालों को अगवा करके मुझे क्या फायदा होगा? सिर्फ अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए, अपनी अन्ना की तसल्ली के लिए। वो बीमार था, नहीं आया, आपको गुस्सा आया और आप उसे मारने के लिए अड़ गए। मोहतरमा, आप इल्ज़ाम लगाने से गुरेज कीजिए, ये इल्ज़ामात मैं भी लगा सकता हूँ। आप भी बोले, आप क्यों खामोश हैं? मैंने आपको सुलह करने के लिए बुलाया, इल्ज़ामात सुनने के लिए नहीं। आपने दरख्वास्त की है, मिन्नत की है, तब मैं आई हूँ। आप राहब की फैमिली को आज़ाद कर दें, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ओह, तो अब आप दुश्मनी पे उतर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल किया है, आप तो बिलाशुबा दुश्मनी कर रहे हैं। मोहतरमा, अगर मेरा मर्तबा मुझे इजाज़त देता तो मैं आपको बताता कि नवाब कासिम क्या है। मर्तबे का इतना ही ख्याल है तो फिर गरीबों की पगड़ियों पर हाथ मत डाला करें। अगर गरीबों की गैरत जाग गई तो हाथ भी सलामत नहीं रहेंगे। नवाब साहब, तुम खामोश हो ज़ारा, बात को इतना बढ़ाना नहीं है। बोलने दो दोशीज़ा को। अभी इसके सर पर राहिब का इश्क सवार है, ये उसका साथ नहीं देंगी तो क्या मेरा साथ देंगी? और भी कोई इल्जाम रहता है तो वो भी लगा दें, फैसला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। एक नहीं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस वाले मुझे भी जानते हैं। मैं कह दूंगा कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं कर रही। ये पैसे अगर मैं तब दे देता ना तो अब तक ये सारी बातें यहीं दफन हो जाती। और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले। चलिए अनीस, अब कोई फायदा नहीं। कौन? कोई नहीं, मैं हूँ। तुम तैयार हो जाओ और वही कपड़े पहन लो जो तुम गांव से पहन कर आए थे। अदीब, वो कपड़े तो बड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने बदल लिए। बेहतर है कि वही कपड़े पहन लो तुम, इससे हम प्रेस वालों को ज़्यादा मुतासिर कर सकेंगे। अभी बदल के आता हूँ। ठीक है, चलिए। और हाँ नीलम। जी मैडम। अनीस साहब से फ़ोन करके कह दो कि प्रेस क्लब पहुँच जाए। ओके मैडम, मैं बोल देती हूँ। थैंक यू।
तुम्हें किसने बताया कि मैंने मिट्टी को अगवा करवाया? पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि मिट्टी को तुमने अगवा करवाया है। तुम्हें मिट्टी की तो बड़ी फिक्र है, मगर मेरी बंदूक की फिक्र नहीं है तुम्हें, जो मिट्टी के घर वाले चुरा कर भाग गए। कोई नहीं भागा, एक तुम्हारी कैद में है और दूसरे चाचा अल्लाहदाद के पंजे में। और वो छोरा राहिब, वो तो भाग गया ना मेरी लाइसेंस वाली बंदूक लेकर। अब अगर आगे जाकर वो उसे कोई जुर्म करता है तो फंसूंगा तो मैं। अगर ये बात है तो तुम पुलिस में केस क्यों नहीं करवाते? तुम्हारा नाम नहीं आएगा। वाह 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 वाह, क्या अक्लमंदों वाली बात की तुमने। मेरा तो इस पर ध्यान ही नहीं किया। अब मैं जुनैद खान जाऊं पुलिस वालों के पास हाथ जोड़ूं और कहूं कि साईं मैं आपके पास आई, मेहरबानी होगी मेरी बंदूक जो है मुझे वापस करवा दो, यही ना? चाचा अल्लाहदाद को पता है कि मिट्टी तुम्हारे कैद में है? तुम्हारा दिमाग चल गया। पुलिस वालों के पास जाओ, चाचा अल्लाहदाद साईं के पास जाओ। अगर मैं उल्टी सीधी बातें कह रही हूं तो तुम मुझे समझाओ कि इस मसले को कैसे हल करोगे। हाँ, मिट्टी मेरे कैद में है और वो तब तक मेरे कैद में रहेगी जब तक वो छोरा राहिब मेरी बंदूक वापस नहीं करता। अगर नहीं आया तो मिट्टी मेरे कैद में रहेगी और तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर लोगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी नियत को शुरू से जानती हूँ। तुम्हारी नस्ल मिट्टी पे अच्छी नहीं थी। अच्छा, यही समझो फिर? तो फिर ठीक है, मैं भी जा रही हूँ अम्मा के पास। जब तुम ही मेरे नहीं रहे तो मुझे क्या पड़ी तुम्हारे दुख दर्द को दिल में बिठा के रोती फिरूं। कायनात, तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। अगर ये समझते हो तो समझते रहो, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। तुम जानती हो मुझे अच्छी तरीके से, मैं एक बात एक ही दफा करता हूं, उसे दोहराता नहीं। अगर तुम अपने कदम इस घर से बाहर रखोगे तो फिर वापस इस घर में कदम नहीं रखोगे, समझी? जुल्म की हद तो यह है कि इस जदीद दौर में इंसान को जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि राहिब है, जिसको बड़ी मुश्किल से पुलिस की मदद से हमने नवाब कासिम अली खान, जो कि मिनिस्टर भी है, उसकी हवारियों से आज़ाद करवाया है, जबकि इसका पूरा ख़ानदान अभी तक ज़मींदार की हिरासत में है। और पुलिस केस दाखिल करने के बजाय राहिब को उन जालिमों के हवाले करने की कोशिश में लगी हुई है। हम इस फोरम पर मीडिया और अदलिया समेत हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि राहिब के ख़ानदान को आज़ाद करवाने में हमारी मदद करें। अगर आप लोगों में से कोई राहिब से सवाल करना चाहे तो कर सकता है। जब ज़मींदार का कर्जा आप लोगों के ऊपर नहीं है तो वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? जी वो क्या है कि जुनैद खान मेरी मंगेतर से शादी करना चाहता है। तुम इन सब लोगों को खुलकर बताओ कि नवाब साहब ने तुम्हारी मंगेतर को क्यों उठाया था? जी वो दरअसल मुझ पर है ना बंदूक चुराने का इल्ज़ाम लगाया है। क्या बंदूक के बदले लड़की? ये तो औरत के साथ ज्यादती है। यही तो कह रहे हैं हम। अब आप लोग ही बताइए कि इस कंप्यूटराइज्ड दौर में इन गरीब किसानों के साथ इस तरह होगा और इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? राहिब को हम इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। भूख हड़ताल, इज्तिमाई मुजाहिरे करेंगे। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। बोदार बाबा, अब यकीन करें, मैंने बहुत ढूंढा है और यार दोस्तों को भी बोला हुआ है, तो कहीं से कुछ पता ही नहीं लगता। तो फिर कहाँ गई? आसमान से खा गया या जमीन निकल गई? बोदार बाबा, कुल्ला ने कोई कुछ बंदों को मैंने कच्चे की साइड भेजा है, शाम तक इंशाल्लाह कुछ न कुछ हो जाएगा। तब तक पानी सर से गुजर जाएगा, तब तुम्हारे लोग आएंगे। इससे कैसे होगा बाबा? बात तो तुम ऐसे ही कर रहे हो। एक लड़की क्या गुम हुई है, सारी हुकूमत उस लड़की को तलाश करने निकली हुई है। बोदार बाबा ये तो है। देखो कमदार, हमने सारी जिंदगी लोगों की खिदमत की है, लोगों की इज्जत का पास रखा है, उनका ख्याल किया है। इनका क्या ख्याल है? आज मेरे खानदान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने लड़की अगवा की है। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। कमदार जी बाबा,
तुम बताओ, हमारे खानदान के किसी फर्द में ऐसी जुर्रत हो सकती है? नहीं बाबा, कभी नहीं। मैंने सारी जिंदगी गुजारे आपके साथ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो फिर अंधों को कौन समझाए? हम अदल और इंसाफ के अलंबरदार हैं कमदा। तुम ऐसा करो, मुझे कासिम खान से बात कराओ। जी बाबा, अभी बात कर रहा था। आप साहब बड़े बेचैन लग रहे हैं आप, खैरियत तो है? तुमने आज का अखबार पढ़े? नहीं। अरे यार, वो एनजीओज वालों ने मेरे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सारे अखबार वाले, सारे टीवी चैनल्स वाले वहाँ पर मौजूद थे और वो खबर तमाम चैनल्स पर और अखबारात में शाया हो गई है। सर, ये तो ठीक नहीं हुआ हमारे हक में। इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे तुम एक काम करो, बल्कि तुम मेरे सेक्रेटरी से कहो वो एक काम करे। जी सर, हुक्म करें। आज ही शाम को सारे टीवी चैनल्स वालों को और अखबार वालों को बंगले पर बुला लो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। आखिर मैं अपना मौक़िफ़ भी तो उनके सामने रखूँ ना। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? इस तरह तो मामला और बढ़ जाएगा। बढ़ने दो, मैं किसी से डरता हूँ क्या? मेरे मुंह में भी ज़बान है। मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, कोई भी गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे क्या? मैं क्या कहूँगा? ये भी बात पूछने की है। मैं कह दूंगा कि ज़ारा ने मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और न मिलने की सूरत में उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या वाकई मिस ज़ारा ने आपसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी? लेकिन आपने मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया। बेवकूफ़ आदमी, इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम ही होता है। ज़ारा को पता चलना चाहिए। ये शीशे के घर में बैठकर कंकरों से नहीं खेलना चाहिए। नवाब साहब, सोच लें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ज़ारा राहिब के इश्क में अंधी हो गई है और उस 2 टके के छोकरे के चक्कर में वो शुरफा को भी मीडिया में बदनाम कर रही है। इस तरह तो वो लोग और तैश में आ जाएंगे और फिर बयानात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी हो जाएगा। अखबारात और चैनल को तो अपना पेट भरने के लिए अखबारात को पर्चे और चैनल को स्क्रीन का मवाद चाहिए, चाहे वो बात झूठी ही क्यों ना हो। इससे ये तो कोई नहीं समझेगा ना कि कासिम कसूरवार है। जिसको गलत रंग देना है वो तो देगा, चाहे आप सच्चे ही क्यों ना हो। एहसन साहब, सच को कोई नहीं दबा सकता। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय खामोशी अख्तियार करें। देखो, अगर मैं खामोश रहूँगा ना तो सारे लोग इसे सच समझेंगे। कोई नहीं समझेगा। ये एनजीओ वाले चिल्ला चिल्ला कर खामोश हो जाएंगे, वरना बयान दर बयान का सिलसिला जारी हो जाएगा और पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी। तुम मुशीर वाकई अच्छी हो। जब मैंने तुझसे कहा था कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, तो फिर? अब्बा, मैंने किसी को नहीं बताया। तूने नहीं बताया तो फिर जुनैद के डेरे वालों तक ये बात कैसे पहुंची? इस बात का इल्म तो मुझको भी नहीं है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अब्बा, अगर मैंने बताया होता तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलती? तू झूठ मुझसे इसलिए बोल रही है कहीं तेरी मैं पिटाई ना करूं। अदा साईं को अगर मैंने बताया होता तो मैं आपको भी बता देती। अब्बा, आप मेरा यकीन करें। यकीन तो मुझे अभी भी नहीं आ रहा है कि ये बात तेरे सिवा किसी को मालूम नहीं थी, फिर ये बात उनके कानों तक कैसे पहुंची? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अदी कायनात ने ऐसे ही बोल दिया हो। ऐसे ही कैसे बोल दिया होगा? दाल में कुछ काला जरूर है। अब इसका मेरे को इल्म नहीं है। इल्म नहीं है ना, इल्म हो जाएगा। इस बात का खोज लगा कि ये बात बाहर कैसे निकली, वरना तू जानती है मुझे। मैं पता करती। कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। पता नहीं छुरी कहाँ गई।
रईस बेटा तो बहुत गुस्से में था। बाखरल, सुना है रईस ने सूबेदार की नौकरी खत्म करवा दी है। अरे तेरे ख्याल में क्या वो छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाया तब भी उस कुर्सी पर है? खैरल की बात में दम है। खैरल तुम सही कह रहे हो। जाहिर है रईसों के कहने पे आया था, काम नहीं करेगा तो कैसे रहेगा? देखो ना कितने दिन हो गए अभी तक पता नहीं चल पाया। पता नहीं छोरी छोरा कहाँ गए। रायबू को तो मैडम अपने साथ लेकर गई है शहर। झूठ है बाबा, मुझसे भी है कोई दे है सर जो कोई मैडम उसे पसंद करेगी। मुझे क्या पता, अल्लू भाई बता रहा था मुझे। अरे तुम देखना रईस के साथ कैसी हालत करते हैं। अब मुश्किल है, ये मैडम है ना उसकी बड़ी पहुंच होगी। रईसों से भी बड़ी है क्या? तू ऐसी बात क्यों करता है? अरे यार नाराज क्यों होते हो? मैंने तो सुनी बात कही है। बात करता है। मखना क्या सोच रही है? कुछ नहीं मारवी। कुछ तो है तभी तू परेशान है। क्या बात है? अब्बा ने कुछ कहा है? मारवी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे घर की बातें रईसों के घरों तक कैसे पहुंचती हैं। क्या हमारे घर में कोई आसेब है जो उन लोगों तक बातें पहुंचाते हैं? कौन सी बात मखना? कहीं तू मिट्टी वाली बात का तो नहीं कह रही? मिट्टी वाली कौन सी बात? वही जो अब्बा तुझे कह रहा था कि मिट्टी को खाना खिलाओ। तूने ये बात किसी को बताई है मारवी? मखना, वो मैंने गलती से ना बीबी कायनात को ये बात बता दी कि रईस जुनेद ने मिट्टी को कैद करवाया है और वो उस पर जुल्म कर रहा है। अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आया। क्या समझ आया? यही कि तुमने साइड कायनात को बोला है और साइड ने रईस जुनेद को। रईस जुनेद ने अब्बा को बोल दिया है। ऐसा ही हुआ होगा, पर इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे पागल, तुम क्यों अपने घर की बातें लोगों को बताती हो? इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? मिट्टी मेरी भी दोस्त है। रईस जुनेद ने मिट्टी को कैद करवाया, मुझे दुख हुआ। मैंने इसलिए बीबी कायनात को ये बात बताई कि वो उसको कैद से आजाद करवाए। मिट्टी ऐसे नहीं छूटेगी। बंदूक चुराई है उसके मंगेतर ने। वो ऐसे आजाद नहीं होगी जब तक कि बंदूक मिल नहीं जाती है। हाँ, देखा ना कमदार तुमने? हाँ सही, आसमान रंग बदलता है धनक की तरह। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखना कि मैं उनके साथ करता क्या हूँ। अरे बोतार, वो तो यहाँ से भी आजाद नहीं हो सकते। बड़ा निकला था सियासत करने। सियासत के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बराबर सही, बराबर। मिनिस्टर बनकर हवा में उड़ रहा था। अच्छा कमदार। हाँ बोतार। हमारी जान मिट्टी के बारे में तो कुछ बताओ। बोतार, चिड़िया लांडी में इंतजार कर रही है। किसी को पता तो नहीं चला ना? पता बोतार, मैंने तो हवाओं को भी खबर नहीं होने दी। शाम को चलेंगे। देखिए तो सही इस फूल के कितने रंग हैं। रंग? अरे बोतार, सारी फजा महक रही। हाँ सही, हवाओं में सही खुशबू। गुड, वेरी गुड। पूरा के बाल बना दिए हैं। इसके बाद हम बाहर जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, चलेंगे ना बाहर, है ना? ये किसकी बच्ची है? ये मेरी बेटी है, अडॉप्ट की है मैंने। What? मुझसे इजाजत लिए बगैर? नवाब साहब, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। भला आपकी इजाजत के बगैर मैं अरूज को घर कैसे ला सकती थी? मैंने इजाजत? शायद आपके जहन से निकल गया हो, वरना आपसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला मैं अकेली कैसे ले सकती? रुकमान, मैंने कोई इजाजत नहीं दी है और ये बच्ची इस घर में नहीं रह सकती। वो तो ठीक है, लेकिन
लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े नवाब के घर में एक छोटी सी बच्ची के लिए जगह तक नहीं है। ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, ये मेरा फैसला है। सिर्फ आपका? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि अरूज को कबूल ना करने का फैसला सिर्फ आपका नहीं है। तुम समझती हो कि मैं किसी और के कहने पे चलता हूँ, मेरा अपना दिमाग नहीं है। मैं क्या कहूँ, देखने में तो ऐसा ही आ रहा है। ये मत भूलो कि बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस बच्ची को ले जाओ यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो आप भी ये बात सुनिए, अब मेरा भी यही फैसला है कि अगर इस घर में अरूज के लिए जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। तुम मेरी मोहब्बत, चाचा गुलाम रजा और बाबा साईं की इज्जत का बहुत गलत फायदा उठा रही हो। क्या मतलब? मैं इस घर में बाबा साईं की वजह से हूँ, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। बकवास बंद करो, इस बच्ची को यहाँ से उठाओ, जहाँ से आई है से वापस पहुंचा के आओ और निकल जाओ यहाँ से। जाओ फौरन। पहले इस घर में प्रॉब्लम्स कम है कि बढ़ाने के लिए आ गई। जीशान साहब, एक तो पहले से जिंदगी को इतना खतरा है, ऊपर से आपके भेजे हुए गार्ड्स ने जिंदगी अजाब करके रख दी है। बेगम, ये अब क्या कह रही है, मैं समझ नहीं रहा। जी जीशान साहब, अजीब अजीब किस्म की फरमाइशें कर रहे हैं और आपके गार्ड ने तो नींद उड़ा दी है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा ही है, तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वसूली की कोशिश हो रही है। ठीक है, आप लोग तसल्ली रखें, दोबारा आप लोगों को शिकायत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये फर्ज है हमारा। नैन, जीशान साहब के लिए कुछ ठंडा, कुछ गर्म? नो थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं जीशान साहब, कुछ तो लेना होगा। चलें, जो आपका जी चाहे। नैन, जल्दी से कुछ लेकर आ जाओ। मैं भी लेकर आती हूँ। खुद को बड़ा आईने में देख रहे, कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है ना। कहाँ? शहर। वहाँ एक शहरी मैडम से शादी करके पूरी जिंदगी खुशी से गुजारूंगा। वाह सही वाह, जैसे मैडम तो वहाँ तेरे इंतजार में बैठी है। तो और क्या, तुझे नहीं पता? मैं तो एक मेम से मोहब्बत भी करता हूँ। क्या क्या बोल रहा है तू? फिर से बोल जरा। बोल तो रहा हूँ, मैं एक मैडम से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। क्यों, तुझे कोई एतराज है क्या? हाँ, नाराज हो गई ना? मुझे पता था कि तू ऐसा ही करेगी। अगर मुझसे मोहब्बत करती होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती। हाँ? ये तू क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वाले खुद से ज्यादा अपने महबूब पे भरोसा करते हैं। बात करती है। हाँ? राहिब, ओ राहिब, कसम से मैं तुझसे नाराज नहीं। सोनी, ओ सोनी, तुमने कुछ खाया है? भूख नहीं है। आंसू पोंछ ले,
तो 3 निवाले खा ले, कब तक रोती रहेगी? जिसकी औलाद अज़ाब में हो, उसको खाना कहाँ से अच्छा लगता है? तुझे कैसे पता चला कि हमारी औलाद अज़ाब में है? औलाद का पता माँ से ज्यादा किसको होता है? वो मुश्किल में है तभी तो अभी तक हमारी खैर खबर नहीं ली। अगर वो खुश होते तो अभी तक आते नहीं। देखो, ऐसी बातें नहीं किया करते। हाँ हाँ, वो गुल्लर ने बताया था कि शहर की कोई मैडम आई थी, राहब उसके साथ शहर गया है और कासिम वालों के ऊपर केस किया है। हाँ? क्या कह रहे हो? राहब ने केस किया? अब तो रईस हमें मरवा देगा, नहीं छोड़ेगा हमें, हम सबको मरवा देगा। अल्लाह की साथ बड़ी है, बंदों की ताकत से उसकी ताकत बड़ी है। और गुल्हन हंस के ये बात कह रहा था, झूठ बोल रहा होगा वो। अल्लाह करे ये झूठ ही हो। वसीम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को छोड़ें जनाब, ये पूछें कि इस फाइल में क्या है। अच्छा, तो बताओ क्या है इस फाइल में? ऐसे तो नहीं बताऊंगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाई, चाय वाय को छोड़ो, हमें तो तुम्हारी चाह चाहिए। वो तो आपके नाम हो चुकी है। समझ भी नहीं आता ये सब कहने की बात है। हम तो समंदर के किनारे रहते हुए भी प्यासे के प्यासे ही हैं। अच्छा, तो फिर यकीन दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अच्छा, वो कौन सा? कि अपना दिल निकालकर आपके हवाले कर दूं। खुद ही देख लेना कि मेरा दिल आपके नाम से धड़कता है। मगर काश ये सब हमारे बस में होता। हमने तो साबित कर दिया ना। वसीम, दुनिया की नजरों में चाहे हम झूठ का कारोबार क्यों ना करते हो, मगर ये भी एक सच है कि दिल के मामले में आप शुरफा से अव्वल हैं। जब भी सच्ची मोहब्बत करते हैं वो खालिस होती है और अपनी मोहब्बत की खातिर दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान उठाते हैं। तुम सीरियस हो गई हो? जनाब, कहा ना, दुनिया के सारे गुनाह हमारे हिस्से में हैं। हमारी सारी सच्चाइयाँ दौलत की चमक पर ख़त्म होती हैं, मगर ईमान और अकीदे का तसलसल होता है। ऐसे छोड़ो इन बातों को, कुछ खुशी की बात करते हैं। इस फाइल में तुम्हारे प्लॉट के कागजात हैं। वाकई? जी जनाब। वसीम, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा घर हमेशा मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी। वो तो पूरी हो गई। वसीम, आपने मेरी वजह से बहुत सारे दुख देखे हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपको जाने से तो नहीं रोक सकती, मगर एक बात जरूर कहूंगी, बेटा ये वक्त इन बातों का नहीं है। अल्लादाद खान और कासम खान की परेशानी से अपनी जात को अलग मत करो बेटा। वो इस घर के फर्द ही नहीं, सरबराह भी तो है। और तुम्हारा ये फैसला कोई अच्छा रंग नहीं छोड़ेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं आंटी। बेटा तुम अपने बाप की नहीं, अपने शौहर के घर में खड़ी हो। और फिर ये क्यों भूल रही हो कि
हमारे समाज में औरत कितनी आजाद क्यों ना हो जाए, क्यों ना वो अपने पांव पर खड़ी हो, मगर घर के सरबराही का हक सिर्फ मर्द को होता है। वही तो कर रही हैं। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि सब कुछ करवाने के बाद भी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम्हारे ख्याल में कासिम खान ने सब कुछ मेरे कहने पे किया? बेटा, बच्चा अडॉप्ट करना इसकी मुखालिफत मैं जरूर हूं, मगर तुम्हारा इस तरह से घर को छोड़ना इसके हक में मैं बिल्कुल नहीं हूं। बात तो एक ही है ना। फर्क है। अगर देखने वाली आंख हो तो बेटा, शादी के बाद बेटियां अपने वालिदैन के घर में नहीं, अपने शौहर के घर में अच्छी लगती हैं। आंटी प्लीज, आप मुझे नसीहत करना बंद करें। मेरे घर छोड़ने की वजह यह है कि कासिम खान अब मुझे धमकियां देने लगा है। कासिम ऐसा कैसे कर सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बेटा, उसने ये सब कुछ गुस्से में कहा। अरे आंटी, ऐसी बातें, ऐसी धमकियां और उन पर अमल गुस्से में ही होता है। अच्छा ठीक है, मैं कासिम से पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा, तुम ये नहीं जानती कि अलादाद खान और कासिम खान के फैसले को तब्दील करने की हैसियत रखती हूँ मैं। वो मेरा कहना नहीं टाल सकते। तो मैं क्या करूं? ईमान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे इस फैसले से हमारे खानदान पे सवाल आ जाएगा। आंटी प्लीज, ऐसे तो ना करें। जुनैद खान, बात एफआईआर काटने की नहीं है। बात यह है जो उन्होंने किया है और इतना बड़ा माहौल क्रिएट किया है, उसकी है। चाचा जी, आप तो खुद ही कहते हैं कि अब ये वो जमाना नहीं रहा जहां आप कुछ भी कर जाओ, अगर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, मैं जानता हूं जुनैद खान, हम कैमरा की नजर में हैं। मेरा मतलब है कि ये मीडिया का दौर है, लेकिन मेरा एक और भी ख्याल है। कौन सा ख्याल चाचा से? जुनैद खान, पहले तो ये काम करो ही नहीं। अगर करते हो तो फिर ऐसा करो जिसकी मिसाल लोग दुनिया तक देते रहे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं चाचा से। जुनैद खान, छोरी को उठा लो। कौन सी चोरी? मिट्टी? नहीं, सारा। हम आपकी हवेली और गांव की तलाशी लेने आए। तुम किस कानून के तहत हमारी हवेली की तलाशी लोगे? मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा डीएसपी। हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है आप लोगों की मजबूरी? आखिर हमें भी तो कुछ पता चले। नवाब कासिम बड़े आदमी है, कोई मामूली बंदा नहीं जिनको गिरफ्तार करे और घसीटते हुए थाने में ले आए। मुझसे शादी का वादा। वसीम, आप ये क्या कह रहे हैं? शादी और आपसे? जो कुछ तुमने किया उसका तुम्हें सलाह मिलेगा क्या? इस तरह से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुमने कभी किसी की इज्जत की है? अब अपनी बेइज्जती हुई तो इज्जत का ख्याल आया तुम्हें?